आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो चलिए हम इसको रीड आउट करते हैं। एंजाइम आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन। वो कहता है कि जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन का मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अहम ग्रुप हैं। विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव, और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स में होने वाले तमाम रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, यानी कि तेज़ कर देते हैं। एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, और हर किस्म के रिएक्शन के लिए मखसूस होते हैं। ये ही नहीं होता कि सेल में जो भी रिएक्शन हो उसके लिए एक ही, यानी कि जितने भी सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं उनके लिए एक ही एंजाइम हो, नहीं, बल्कि हर रिएक्शन का एक मखसूस एंजाइम होता है, और वही एंजाइम उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, यानी कि तेज़ करता है, और उस रिएक्शन में टेक पार्ट यानी कि हिस्सा लेता है। दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन, वो बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, यानी कि रफ्तार को, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। विदाउट दीज एंजाइम, इन एंजाइम के बगैर द रिएक्शन प्रोसीड, जो रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है या रिएक्शन चल रहा है, इसकी स्पीड वेरी स्लो हो जाए, बहुत कम रफ्तार हो जाए। मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल, यानी कि अगर ये जो रिएक्शन कैरी आउट हो रहा होता है या चल रहा होता है, इसमें एंजाइम इस्तेमाल ना हो, एंजाइम इस पे हम अप्लाई ना करें, तो उस रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो होगी, और इस तरीके में हमारी ज़िंदगी जो होगी वो नामुमकिन बन जाएगी। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, कैरी आउट होने के लिए, मुकम्मल होने के लिए। इस तरह हमारी ज़िंदगी इम्पॉसिबल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ ये बात रफ में, कि अगर ये हमारे पास अगर एक A प्लस B, ये दो रिएक्टेंट हैं, और इन दोनों ने रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट यानी कि AB में कन्वर्ट होना है। अगर हम इस रिएक्शन में एंजाइम अप्लाई नहीं करेंगे, एंजाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये रिएक्शन का टाइम होगा 1 साल, यानी कि ये रिएक्शन 1 साल का वक्फा लेने वाला जो रिएक्शन है, अगर हम इस पे एंजाइम अप्लाई नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन 1 साल का वक्फा लेगा। यानी कि विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन 1 साल में कंप्लीट होता है। और अगर इसी रिएक्शन पर हम एंजाइम अप्लाई कर दें A प्लस B, और इसके लिए जो मखसूस एंजाइम है उसको इसके साथ अप्लाई कर दें, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा फ्यू मिनट्स में, यानी कुछ मिनट्स में ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। यानी कि अगर एंजाइम हम अप्लाई कर दें, इसी तरह ये रिएक्शन होने वाला था 1 साल में कंप्लीट, और जब हमने इस पे एंजाइम को अप्लाई किया तो ये फ्यू मिनट्स में कंप्लीट हो गया। यानी कि इस तरह ये जो एंजाइम है इसने इस रिएक्शन की स्पीड कितनी तेज़ कर दी। इसी तरह ये रिएक्शन को बहुत जल्दी कैरी आउट करवा देता है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर देता है ये जो एंजाइम होता है। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के स्ट्रक्चर की, कि एंजाइम किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। द एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर का मतलब ग्लोब से निकला है, यानी कि गोल प्रोटीन है। इससे हमें इस बात का अंदाज़ा तो हो रहा है कि एंजाइम की जो नेचर है वो प्रोटीन। तो हम इसको भी रफ में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी कि हमने कहा है कि एंजाइम जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन है।
प्रोटीन से हमें इस बात का अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि ये जो एंजाइम है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे। अमाइनो एसिड, ये जो अमाइनो एसिड हैं ये मिलकर एक दूसरे के साथ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये चेन सेल के अंदर अपनी प्रॉपर कॉन्फर्मेशन में जाती है। जब प्रॉपर कॉन्फर्मेशन में यानी कि ग्लोबुलर शेप में ये चेन इस तरह, ये पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह होती है, और ये चेन जब सेल के अंदर अपनी प्रॉपर कन्फर्मेशन में जाती है तो ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती है, और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी में होने वाले तमाम रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं ये एंजाइम। इस तरह ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने पढ़ा कि ये एंजाइम जो होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन है तो ज़ाहिरी बात है अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे। अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं इस तरह की सेल के अंदर, और ये जब भी पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी प्रॉपर कन्फर्मेशन में जाती है, अपनी प्रॉपर शेप में जाती है, तो ये एक दूसरे के गिर्द बाल खाना शुरू कर देती है और एक गोल किस्म का स्ट्रक्चर बना देती है, और इसको हम कहते हैं एंजाइम। और यही बात वो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में। द एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है विच आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड, जो 100 ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। दीज अमाइनो एसिड ज्वाइन टूगेदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एंड क्वाइल्ड अपॉन देम सेल्फ टू फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जब ये मिलते हैं तो ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के ऊपर क्वाइल करना शुरू कर देते हैं इस तरह, टू फॉर्म बनाने के लिए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। द एंजाइम हैव फॉलोइंग कंपोनेंट, एंजाइम के ये हिस्से होते हैं। एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट एंजाइम के हम ये हिस्से पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने ये आपके सामने राह में समझाता हूँ कि एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बना दिया। ये है एक एंजाइम का स्ट्रक्चर, और ये जो इसके ऊपर थोड़ा सा हिस्सा है ना, ये जो एंजाइम का ये थोड़ा सा हिस्सा, ये ही सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा एक रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक रिएक्शन को स्पीड अप तेज़ करने के लिए एंजाइम का ये ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा ही इस्तेमाल होता है। बाकी एंजाइम कुछ भी अपना किरदार अदा नहीं करता। बाकी जो एंजाइम का बड़ा हिस्सा है यानी कि बल्क हिस्सा है एंजाइम का, उसका कोई किरदार नहीं होता रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। ये है एक एंजाइम, और ये इसके ऊपर ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ये एक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इस स्पीड अप करने वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं। द कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कि तेज़ करने का प्रोसेस, तेज़ करने का अमल। कैटालिटिक मतलब तेज़, स्पीड अप करने का अमल, एक रिएक्शन को स्पीड अप करने का अमल इज़ रिस्ट्रिक्टेड, महदूद होता है, यानी कि महदूद होता है टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के स्मॉल पोर्शन तक, कॉल्ड एक्टिव साइट। वो यही बात कह रहा है कि ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कि एक रिएक्शन को तेज़ करने का अमल इज़ रिस्ट्रिक्टेड, महदूद होता है टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के स्मॉल पोर्शन तक महदूद होता है, और ये स्मॉल पोर्शन कहलाता है एक्टिव साइट। ये जो एक्टिव साइट होती है ये फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये
फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। द रिमेनिंग बल्क ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। वो कहता है कि ये जो एक्टिव साइट होती है ये फ्यू अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है और दूसरा जो अमाइनो एसिड का बल्क है, अमाइनो एसिड का बड़ा ग्रुप है, वो एंजाइम का ग्लोबुलर शेप बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस एक्टिव साइट इज इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। वो कहता है कि ये जो एक्टिव साइट है इन्वॉल्व शामिल होती है इन द कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कि तेज़ करने का प्रोसेस ऑफ एन एंजाइम, यानी कि यही जो एक्टिव साइट होती है ये एक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होती है। द सब्सटेंस, और इस एक्टिव साइट के बारे में आपको मैं कुछ और बताता चलूँ कि ये है एक एंजाइम, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि और इसकी ये है एक्टिव साइट, ये है एंजाइम की एक्टिव साइट। और ये जो एक्टिव साइट होती है इसके दो हिस्से होते हैं। ये जो एक्टिव साइट होती है साइट, इसके दो हिस्से होते हैं। ये जो दोनों हिस्से हैं इसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइट, यानी कि जिस पर एक सबस्ट्रेट ने आकर बाइंडिंग करनी है। और ये जो ऊपर को इसका उठा होता है थोड़ा सा, इसको कहते हैं, ये जो चीज़ है इसको कहते हैं कैटालिटिक साइट, यानी कि जिसने उस रिएक्शन को, उस सब्सटेंस को कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट में, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, इसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। तो एक एक्टिव साइट के कितने हिस्से होते हैं? दो, यानी कि एक ये जो नीचे को होती है ये चीज़, ये होती है बाइंडिंग साइट। यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है इसके लिए एक मखसूस सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट, उसने इसके ऊपर आकर बाइंड करना है। एक मखसूस रिएक्टेंट ने, कोई दूसरा रिएक्टेंट इस पर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ा है कि हर रिएक्शन के लिए जो हर रिएक्शन का जो एंजाइम होता है वो मखसूस होता है। इसी तरह इस सबस्ट्रेट के लिए, इस रिएक्शन के लिए ये एंजाइम मखसूस है और यही इसके ऊपर बाइंड कर सकता है टाइटली, अच्छे तरीके से। तो ये जो ये जो एक्टिव साइट के ये जो नीचे को हिस्से हैं इसको कहते हैं हम बाइंडिंग साइट, और ये जो ऊपर को उठे हुए हिस्से हैं इसको कहते हैं एक्टिव साइट। सही। और ये जो एक सब्सटेंस है जिसने इसके ऊपर आकर जुड़ना है इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट के साथ रिएक्ट करता है, इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये है सबस्ट्रेट की डेफिनेशन। या द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट, या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि जिस पर एंजाइम एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, जिसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिस सबस्ट्रेट अटैचेज विद द एक्टिव साइट एंड ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट। ये जो सबस्ट्रेट होता है ये एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है और ये एंजाइम, ये जो सबस्ट्रेट होता है यानी कि ये इस एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है और ये एंजाइम एक्टिव साइट इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो अब हम पढ़ते हैं कोफैक्टर। एक एंजाइम को अपनी प्रॉपर फंक्शन के लिए एक और फैक्टर की ज़रूरत होती है और उसका नाम होता है कोफैक्टर। अगर ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच ना हो तो एंजाइम अपना कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में परफॉर्म ना कर सके। सम एंजाइम कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन बट अदर कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट।
ये जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये प्रोटीन पर मुश्तमिल नहीं होता। द कोफैक्टर इज़ असेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस एंजाइम। इन एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये कोफैक्टर होता है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन करना है तो उसको कोफैक्टर की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि ये कोफैक्टर दीज कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज के तौर पर काम करते हैं बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। ये जो एंजाइम है और ये जो सबस्ट्रेट हैं, इनके दरमियान ये जो कोफैक्टर हैं ये ब्रिज के तौर पर काम करते हैं, एक पुल के तौर पर काम करते हैं। अगर हमने एक नहर को पार करके जाना है और अगर उस नहर का कोई पुल नहीं है तो हम वहाँ से आसानी से पार नहीं कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वो पार करने। इसी तरह अगर वहाँ पे एक ब्रिज होगा तो वो हम वहाँ पे आसानी से अगले साइड पर जा सकते हैं, नहर की अगली साइड पर जा सकते हैं। तो दीज कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज के तौर पर काम करते हैं ये बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, एंजाइम के और सबस्ट्रेट के दरमियान। द कोफैक्टर ऑफ्टन डायरेक्टली टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये जो कोफैक्टर होते हैं कि कई बार या अक्सर ये डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। विच आल्सो, इसका भी रिजल्ट यही होता है कि ये भी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करते हैं। समटाइम द कोफैक्टर प्रोवाइड सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ये जो कोफैक्टर होता है ये बाज़ औक़ात एक रिएक्शन को के लिए जो केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, केमिकल एनर्जी जो इस्तेमाल होती है वो ये कोफैक्टर मुहैया करता है। ये कोफैक्टर ये वो एनर्जी मुहैया करता है और सेल की जो इनिशिएशन एनर्जी जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, उसको भी ये कोफैक्टर लो करता है। आप कहेंगे डियर स्टूडेंट कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है कि वो कम से कम एनर्जी जो एक केमिकल रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जनरेटर को चलाना है तो हमें पहले उस पर किक मारनी पड़ेगी, किक मारने से थोड़ा सा स्पार्क पैदा होगा और वो स्पार्क वहाँ पे कंबस्टन को शुरू करवा देगा। इस तरह ये जो कोफैक्टर होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये है एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। फिर वो कहता है कि कोफैक्टर क्या करते हैं, यानी कि सम टाइम द कोफैक्टर प्रोवाइड द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी कि वो केमिकल एनर्जी ये कोफैक्टर ही मुहैया करते हैं। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट अ रिएक्शन विदाउट दिस केमिकल एनर्जी। अगर ये केमिकल एनर्जी इस्तेमाल ना हो, यानी कि अगर हमने कहीं भी आग जलानी है तो हम सबसे पहले वहाँ पे एक स्पार्क पैदा करेंगे और स्पार्क से वहाँ पे आग लग जाएगी। अगर वो स्पार्क ही नहीं हमारे पास तो हम वो आग कैसे लगा सकते हैं? तो इसी तरह ये केमिकल एनर्जी एज अ स्पार्क के तौर पर काम करती है एक रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। देयर आर 4 टाइप्स या 5 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। 5 टाइप्स इसकी हैं कोफैक्टर की। पहली टाइप्स है एक्टिवेटर। सबसे पहले हम कोफैक्टर को बारे में जान लेते हैं। अगर एक सबस्ट्रेट इस तरह का है और जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट इस तरह की है तो वो सबस्ट्रेट तो यहाँ पे आके लग जाएगा और ये जगह खाली रह जाएगी और इस जगह पे इस किस्म का, इस शक्ल का, इस सबस्ट्रेट से जो मैच करता होगा कोफैक्टर आके जुड़ जाएगा और ये कोफैक्टर एक तो एक्ट करेगा एज अ ब्रिज के तौर पर और एक एक्टिव केमिकल एनर्जी मुहैया करेगा एक रिएक्शन को शुरू करने के लिए। और इस तरह ये कोफैक्टर इसके साथ अटैच हो गया और सबस्ट्रेट भी यहाँ पे अटैच हो गया। बाद में ये प्रोडक्ट बन गए, एक ये बना और ये बना, कोफैक्टर भी डिटैच हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या होता है?
जैसा कि डियर स्टूडेंट नाम से ही ज़ाहिर है, एक्टिवेटर यानी कि एक्टिवेट कर देना किसी चीज़ को। द डिटैचेबल को फैक्टर आर कॉल्ड एक्टिवेटर। ये जो एक्टिवेटर होता है, ये जो को फैक्टर होता है, ये सेल को जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, उसको शुरू करवा देता है। इसकी मिसालें हैं मैग्नीशियम यानी कि डिटैचेबल, यानी कि ये बहुत टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ, और इसकी मिसाल है मैग्नीशियम। ये वो मेटल आइंस इसके साथ टाइटली बाउंड होंगे जिन पर कोई ना कोई चार्ज होगा, और चार्ज भी जमा में होगा, नेगेटिव में नहीं। और दूसरी मिसाल है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि द कोवेलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि वो को फैक्टर जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा एंजाइम के साथ, उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इसके बाद इसकी एक और टाइप है, उसका नाम है कोएंजाइम। कोएंजाइम द लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीन पार्ट विद एन एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम। ये कोएंजाइम वो होते हैं जो एक एंजाइम के साथ लूजली अटैच होते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से अटैच नहीं होते। द कोएंजाइम, ये जो कोएंजाइम होते हैं, द कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक बट नॉन प्रोटीन इन नेचर। ये होते तो ऑर्गेनिक है लेकिन इनकी नेचर प्रोटीन नहीं होती। दे आर रिलेटेड टू विटामिन्स, जैसे कि विटामिन्स। These vitamins act as raw material for the synthesis of coenzyme। ये जो विटामिन्स हैं ये रॉ मटेरियल के तौर पर काम करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमें कहता है कि अगर आपको कहे कि आपको ब्लड की कमी है यानी कि खून की कमी है, तो आपके अंदर ब्लड के सेल्स तो उतने ही होते हैं, लेकिन आपके अंदर ब्लड के अंदर जो होती है हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन, उसकी कमी होती है। और हीमोग्लोबिन को हम यानी कि हीमोग्लोबिन की पैदा करने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल करेंगे, आयरन एज अ को फैक्टर इस्तेमाल होगा, और ये एंजाइम के साथ हमारे जिस्म के जो एंजाइम हैं उनके साथ जाके अटैच होगा, और अटैच होने के बाद उसके साथ सबस्ट्रेट मिलेंगे। सबस्ट्रेट मिलने के बाद हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन की मकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी और खून की कमी पूरी हो जाएगी। एंजाइम आर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कि ये जो एंजाइम होते हैं ये रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय या ख़त्म नहीं हो जाती। अगर हम कहते हैं कि एक चीज़ इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाती है, तो एंजाइम इस तरह नहीं होते। एंजाइम इस्तेमाल करने के बाद फिर अपनी वैसी ही शक्ल में आ जाते हैं, और ये एक रिएक्शन को कैरी आउट करने के बाद उसी तरह रहते हैं, यानी कि दोबारा फिर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, और इनको दोबारा और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं हम इनको। देयरफॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स इज नीडेड इन सेल। इसी तरह सेल में विटामिन्स की एक थोड़ी सी मकदार भी बहुत होती है क्योंकि एक सेल को विटामिन्स की थोड़ी सी मकदार की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बात ये कह रहा है कि एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैरी आउट करने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होता, तबाह नहीं होता, लेकिन वो उसी हालत में रहता है और दोबारा अगले रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो उसी किस्म का होता है। वो अगले रिएक्शन के लिए, इसलिए इनको अगेन एंड अगेन इस्तेमाल किया जा सकता है। ओपो एंजाइम, अगर हम एक एंजाइम है और उसके साथ को फैक्टर अटैच ना करें, यानी कि को फैक्टर के बगैर जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं ओपो एंजाइम। और को फैक्टर के बगैर एक एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता, यानी कि एक रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर सकता। यही तो वो बात कह रहा है एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम भी एक कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कोफैक्टर है। रिमूव्ड यानी कि ये दोनों उसमें से उतार लिए जाएं। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड, यानी कि जिसमें कोई भी कोफैक्टर इस्तेमाल ना हो, और उस एंजाइम को कहते हैं एपो एंजाइम।
यानी कि एक एंजाइम है और उस पर कोफैक्टर, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड ओपो एंजाइम। इसके बाद होलो एंजाइम। ये होलो एंजाइम क्या होता है? यही ओपो एंजाइम, यानी कि वो एंजाइम जिसमें इसका कोफैक्टर नहीं होता, उसके साथ कोफैक्टर अगर हम अटैच कर दें तो ये बन जाएगा होलो एंजाइम। द एक्टिवेटेड, और यही वो बात कर रहा है, ओपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, उसका कोफैक्टर अटैच कर दिया, ये बन गया होलो एंजाइम। इन दोनों में बहुत फ़र्क आता है, ये फ़र्क जो है इन दोनों में बहुत बार आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में, और इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और होलो एंजाइम के बारे में वो क्या कहता है? एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर, यानी कि इसके पास वो अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि ग्लोबुलर शेप भी है, एक प्रोटीन भी है और कोफैक्टर भी है, इज कॉल्ड होलो एंजाइम। अ होलो एंजाइम इज फाउंड, बनता है व्हेन अ कोफैक्टर अटैचेज विद द ओपो एंजाइम। जब ओपो एंजाइम के बारे में हमने क्या कहा कि ये वो एंजाइम है जिनके साथ अपना कोफैक्टर अटैच नहीं होता, और उसी ओपो एंजाइम के साथ अगर हम कोफैक्टर अटैच कर दें तो ये बन जाएगा होलो एंजाइम। लोकेशन ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम की लोकेशन, और हम ये जानना चाहते हैं कि एंजाइम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं।